CDP निम्न में से कौन से बुद्धि गठन के बहुबुद्धि सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गति, संवेदी बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। निम्न में से कौन सी बुद्धि गठन के बहुबुद्धि सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? सृजनात्मक बुद्धि। बुद्धि के कई सिद्धांत हैं। अगर गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। गार्डन ने बुद्धि की सूचना को संसाधित करने के लिए एक मनोवैज्ञानिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। जैसे सांस्कृतिक विन्यास में समस्याओं को हल करने या संस्कृति में मूल्य के उत्पादों को बनाने के लिए सक्रिय किया जा सकता है। बहुबुद्धि के सिद्धांत में 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धि सम्मिलित है। दृश्य, स्थायी, शारीरिक, भौतिक स्थान और उनके आसपास के वातावरण के बारे में सोचते हैं। उदाहरण के लिए पहेलियाँ, मानचित्र, चार्ट, वीडियो आदि। इस कक्षा में छात्र तथ्य और विचारों के बीच अंतर का मानचित्र करने के लिए एक रेखा चित्रीय आयोजन का उपयोग करते हैं। शारीरिक गति के संवेदक शिक्षार्थी शरीर का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं और शरीर की जागरूकता रखते हैं। इस कक्षा में छात्र अपने शरीर का उपयोग नए शब्दों का उच्चारण करने के लिए कर रहे हैं। उदाहरण के लिए गति, भूमिका निर्वाह, हस्त, अधिगम और वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करना। संगीतज्ञ शिक्षार्थी ताल और ध्वनि को समझते हैं और संवेदनशील होते हैं। उदाहरण के लिए संगीत, लयबद्ध रूप से बोलना, यंत्र आदि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इसमें शारीरिक शिक्षार्थी लोगों के व्यवहार और उद्देश्यों को समझते हैं। उदाहरण दूसरों के साथ अंतःक्रिया करना, समूह गतिविधि, लेखन आदि। अंतर्वैयक्तिक विद्यार्थी स्वयं को और अपने स्वयं के लक्ष्य को समझते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्र शिक्षण, सृजनात्मक विषय वस्तु और निजी समय। भाषाई शिक्षार्थी शब्दों को प्रभावी ढंग से समझते हैं। उदाहरण के लिए शब्द खेल, पढ़ना, कहानी या कविता। तार्किक गणितीय शिक्षार्थी तर्क और गणना को समझते हैं। उदाहरण के लिए तर्क, खेल और पहेली, रहस्य प्रयोग आदि। प्रकृतिवादी शिक्षार्थी पौधे, पशुओं आदि की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पशु, प्रकृति, बाहर रहना, बागवानी करना आदि। इसलिए हम कह सकते हैं कि सृजनात्मक बुद्धि गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत का भाग नहीं है।
सृजनात्मक बुद्धि को किसी समस्या या स्थिति के समाधान की खोज या कल्पना करके चिन्हित किया जाता है। सृजनात्मक बुद्धि को रॉबर्ट स्टोनबर्ग द्वारा दिया गया है। माध्यमिक विद्यालय में लैंगिक जेंडर असमानता भेद को दूर करने हो तो निम्न में से कौन सा कदम मददगार हो रहेगा? जेंडर आधारित सम व्यवस्था को बढ़ावा देना, जेंडर अनुवर्तीय भूमिकाओं पर बल देना, जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना, जेंडर प्रारूपों का प्रतिरूपण करना। माध्यमिक विद्यालय में लैंगिक जेंडर असमानता भेद को दूर करने हो तो निम्न में से कौन सा कदम मददगार होगा? जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना, जेंडर रूढ़िवादों में लचीलेपन को बढ़ावा देना। लैंगिक असमानता एक सामाजिक घटना है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है। उनके उपचार में जीवन विज्ञान, मनोविज्ञान या समाज में प्रचलित सांस्कृतिक मानदंडों के रूप में कई भेद हैं। इनमें से कुछ भेद अनुभवजन्य रूप से आधारित हैं, जबकि अन्य सामाजिक संरचना परावर्तित होते हैं। लैंगिक असमानता के कारण बच्चे को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे लड़कियों को लड़कों के लिए अलग अलग परिस्थितियों में कई तरह की पाबंदियां होती हैं। जैसे कि बहुत से लोग सोचते हैं कि क्रिकेट लड़कों का खेल है और बैडमिंटन लड़कियों के लिए। उन्हें विद्यालय कक्षाओं में अलग अलग बैठने के लिए अलग किया जाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता एक अति सरलीकृत और अनुचित विश्वास या विचार है कि लोगों के समूहों में विशेष विशेषताएं होती हैं। यह समूहों में सभी लोग समान होते हैं। लचीलेपन को प्रोत्साहित करके लैंगिक असमानता को कम किया जा सकता है। एक कक्षा में शिक्षकों को लड़कों और लड़कियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। कक्षा के वातावरण को सभी के लिए लचीला बनाना, सभी को लड़कियों या लड़कों के बजाय छात्रों के रूप में माना जाना चाहिए। शिक्षकों को यह करना चाहिए कि वे लड़के और लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान करें। लड़कियों के लिए और कुछ लड़कों के लिए विशेष गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है, सब कुछ दोनों के लिए है, ताकि इन सब से लैंगिक अंतराल, लैंगिक रूढ़िवादिता कम हो। अतः विकल्प 3 लिंग के आधार पर अलग अलग बैठाने से लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिलता है, जिससे यह प्रश्न है कि अप्रासंगिक हो जाता है। लैंगिक भूमिकाएं और लैंगिक प्रारूपों
का प्रतिरूपण करना लैंगिक अंतराल को बढ़ावा देते हैं। यह लिंगों के बीच के अंतराल को कभी कम नहीं करते हैं। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं की पसंदीदा अधिगम शैलियों संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं करना चाहिए। कम समस्या को अनदेखा का परिवर्जन को खारिज। एक अध्यापिका को अधिगमकर्ता की पसंदीदा अधिगम शैलियाँ संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का और जीवित जीवों की विशेषता है। एक ही आयु के व्यक्तियों में ऊंचाई, वजन, शरीर निर्माण और व्यवहार में भिन्नता है। व्यक्तित्व, बुद्धि और दृष्टिकोण भी व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य केंद्र बिंदु है। उदाहरण: एक बच्चा अपने मित्र से लंबा है। यहाँ दो बच्चे, एक छोटे हैं और दूसरा लंबा है, जो उनके बीच व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। व्यक्तिगत भिन्नता वह शब्द है जो कक्षा में विविधता दर्शाता है, और एक शिक्षक हमेशा विविधता का सम्मान करता है। भिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की मानसिकता भिन्न होती है, जो अधिगम की प्रक्रिया को सभी शिक्षार्थियों के लिए रुचिकर बनाती है। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के छात्रों को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, जो सभी छात्रों के ज्ञान को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत भिन्नता समावेशी शिक्षा की अवधारणा है, और समावेशी शिक्षा में सभी अक्षम और दिव्यांग छात्र एक ही छत के नीचे सीखते हैं। शिक्षक द्वारा आयोजित गतिविधियाँ विभिन्न क्षमताओं को छात्र इसमें भाग लेते हैं, ताकि कमजोर छात्र भी दूसरे के साथ जुड़कर ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसलिए इन सभी बिंदुओं से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता वाले शिक्षार्थियों का सम्मान करना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे आनुवंशिक। यह एक ऐसा कारक है जिससे कई प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, जैसे आँखों का रंग, बालों का रंग, शरीर का आकार, मांसपेशियों की वृद्धि, त्वचा का रंग आदि। पर्यावरणीय कारक जैसे कि विकास की गति, विचार शक्ति आदि बच्चे पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता। हर बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमता अलग होती है, उनकी अधिगम की शक्ति भी अलग होती है, इसलिए यह छात्रों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का भी कारण है। शारीरिक अक्षमता। यदि बच्चे में कोई शारीरिक अक्षमता है, जो झुकी हुई हड्डी, हाथ में स्थित भंग, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया आदि, इस प्रकार की चीजें व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों को आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्ट में स्वयं का और सहपाठियों का आकलन सम्मिलित होगा। रिपोर्ट में विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और
मनोविज्ञानात्मक आयामों की प्रगति शामिल होगी। रिपोर्ट घर और विद्यालय के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध बनाएगी। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्य को शामिल नहीं करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी। शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष जोर देती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा को न केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं, साक्षरता और संख्यात्मकता की आधारभूत क्षमता और उच्च क्रम संज्ञानात्मक क्षमता जैसे कि गहन चिंतन और समस्या समाधान का विकास करना चाहिए, बल्कि सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमता और स्वभाव का भी विकास करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के अनुसार एक अच्छा शैक्षणिक संस्थान वह है जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है और देखभाल की जाती है, जहाँ एक सुरक्षित और प्रेरक अधिगम का माहौल होता है, जहाँ अधिगम के अनुभवों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है और जहाँ अच्छा भौतिक बुनियादी संरचना और उपयुक्त संसाधन अनुकूल होते हैं। शिक्षा सभी छात्रों के लिए उपलब्ध है। NEP 2020 के कुछ महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांत हैं। यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में कामयाब हो सके। सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समानता और समावेशन। इसमें छात्र को समग्र विकास शामिल है। इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोविज्ञानात्मक क्षेत्र के रूप में सभी तीन पहलू शामिल हैं। रटने और परीक्षा के लिए पढ़ने की बजाय वैचारिक समझ पर जोर दिया जाता है। कक्षा में छात्र द्वारा दिए गए स्व-मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाता है। विविधता के लिए सम्मान और सह-पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। संकल्पनाओं को पर्यावरण से जोड़ने की स्थापना। यह हम कह सकते हैं कि विद्यालय का घर से जुड़ाव सुनिश्चित किया जाता है। बहुभाषावाद और शिक्षण और अधिगम में भाषा की शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है। यह समूह कार्य के साथ साथ व्यक्तिगत कार्य पर जोर देता है। NEP 2020 अध्ययन को पाठ्यक्रम से जोड़ता है। अतः इन सभी संदर्भों से हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच और मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है। बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके उत्तर को विश्लेषण करना। विद्यार्थियों द्वारा पुनरावृत्ति की परिशुद्धता और प्रत्यास्मरण का आकलन करना। यह देखना कि शिक्षक द्वारा दिए प्रत्येक निर्देशों को बच्चे कितने ध्यान से सुनते हैं। विद्यार्थी द्वारा पाठ्य पुस्तक में से नकल किए गए परिच्छेद की त्रुटियों का विश्लेषण करना।
विद्यार्थी सृजनात्मक सोच का मूल्यांकन करने का प्रभावी तरीका क्या है? बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके उत्तर का विश्लेषण करना। चिंतन सभी सृजनात्मक गतिविधियों या प्रक्रियाओं का आधार है और मनुष्य के लिए अद्वितीय है। इसमें पर्यावरण से प्राप्त जानकारी में परिवर्तन करना और विभिन्न और विश्लेषण करना शामिल है। विभिन्न प्रकार की चिंतन शैलियाँ हैं जिसमें सृजनात्मकता, मूर्त चिंतन आदि शामिल है। सृजनात्मक चिंतन यह कुछ न्यू या समान बनने की क्षमता से संबंधित है। सृजनात्मक चिंतन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है। सृजनात्मक चिंतन में अपसारी चिंतन शामिल है और यह किसी पूर्व स्थापित नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। एक नया विचार बनाने के लिए मस्तिष्क को इधर उधर विचलित होने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। सृजनात्मक चिंतन में नवीन और मूल विचारों या समस्याओं के समाधान का उत्पादन शामिल है। सृजनात्मक चिंतन का मूल्यांकन प्रश्न पूछ कर और शिक्षार्थी की प्रक्रियाओं पर विश्लेषण करके किया जाता है। इस प्रकार सृजनात्मक चिंतन उन विचारों या समाधानों की मौलिकता और विशिष्टता को संदर्भित करता है जो पहले मौजूद नहीं थे। इसलिए इस सभी संदर्भ में विकल्प सही है। छात्रों में इस प्रकार के कौशल को विकसित करने के लिए नीचे कुछ तरीके दिए गए हैं जिनके बारे में शिक्षक सोच सकते हैं। कई समाधान वाली समस्याएं प्रदान करके समस्या समाधान स्थितियों में छात्रों को शामिल करना, नवीन विचारों के साथ आने वाले छात्रों को पुरस्कृत करना, दृढ़ता की गुणवत्ता विकसित करना, समस्याओं को हल करते समय निरस न होना, जोखिम लेने की क्षमता विकसित करना और सृजनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना, समस्याओं को हल करने को कठोर और निश्चित स्वरूप से बचना, शिक्षकों और साथियों के बीच अंतःक्रिया को बढ़ावा देना। दिव्यांग विद्यार्थियों को समावेशन के लिए क्या जरूरी है? अगम्य मूलभूत संरचनाएं और स्वरों की असमानता, सहभागिता में अवरोध, गैर भेदभाव। दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? समावेशन के लिए क्या जरूरी है? गैर भेदभाव। समावेशी शिक्षा अनिवार्य रूप से शैक्षिक दर्शन को संदर्भित करती है कि दिव्यांग छात्रों को उनकी आयु के अन्य छात्रों के समान कक्षा के वातावरण में रखना जाना चाहिए। उन्हें विशेष आवश्यकता नहीं है। समावेशी शिक्षा अपने वास्तविक अर्थों में और कुछ निम्न बल्कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने की प्रक्रिया है जो सभी बच्चे की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है।
समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्न है: भिन्न भिन्नताओं और क्षमताओं के सभी छात्रों को साथ समान व्यवहार किया जाता है। समावेशी शिक्षा सभी छात्रों के लिए बाधा मुक्त पहुँच प्रदान करती है। ऐसा वातावरण बनाना जिसमें बच्चा विविधता के साथ सीख सके, न कि अधिगम के लिए विशेष वातावरण तैयार कर सके। अध्यापन पर जोर देने की बजाय उनके अधिगम पर जोर दें। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना, ताकि प्रत्येक बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो सके। चुनौतीपूर्ण पिछड़े दिव्यांग बच्चे सहित सभी के लिए समान शिक्षा हो। अतः इन सब के द्वारा हम कह सकते हैं कि दिव्यांग विद्यार्थी के लिए कोई बाधा नहीं है, वे दूसरे के समान ही प्रवेश ले सकते हैं। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत अच्छी तरह से बनाई गई शैक्षिक योजना एक संसाधन के रूप में बहुभाषावाद का उपयोग, सभी के लिए समानता और समान अवसर, विशिष्ट शैक्षणिक रणनीतियों का उपयोग करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील पठन में कठिनाई, जैसे कि अक्षरों का दर्पण, प्रतिबिंब, भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसे अभिलक्षण है। अवधारणा निबंधता, अति क्रियाशीलता, विकास, गुणज वैकल्प, डिसकैलकुलिया, वाचन वैकल्प, डिसलेक्सिया, शालीनता। पठन में कठिनाई, जैसे कि अक्षरों का दर्पण, प्रतिबिंब, भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है। वाचन वैकल्प, डिसलेक्सिया। अधिगम की अक्षमता, यह एक स्नायविक विकार है जो किसी व्यक्ति को किसी कौशल को सीखने और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने से रोकता है। आम तौर पर यह बाल्यावस्था में होता है और इसके लक्षण कुछ कौशल, जैसे पढ़ने, लिखने, बोलने आदि में कठिनाई होना है। डिसलेक्सिया, यह एक पठन अक्षमता है जो मानसिक मंदता, मस्तिष्क क्षति या बुद्धि की कमी के कारण नहीं है। यह आँखों या कानों से प्राप्त छवियों को समझने योग्य भाषा में अनुवाद करने की मस्तिष्क की क्षमता में कमी के कारण होता है। डिसलेक्सिया से ग्रसित छात्रों को निम्न समस्याएं हो सकती हैं: शब्दों को विपरीत रूप में पढ़ना, अक्षरों को दर्पण, प्रतिबिंबों को पहचानने में असमर्थ होना, शब्दों और अक्षरों की समझ की कमी के कारण गलत पढ़ना। यदि उन्हें उल्टे अक्षर दिए गए हैं तो वे अक्षरों को ठीक करने और असमर्थ होते हैं।
چھاتر پڑھتے سمے بھرمت پائے جاتے ہیں، وہ صحیح اکچر کا پتہ نہیں لگا پاتے ہیں۔ نمنلکھت کو اپنا کر ڈسلیکسیا سے بچنا چاہیے۔ ڈسلیکسیا کو پیڑت چھاتروں کو انیہ چھاتروں کے بیچ وبھن پرکار کی گتیودھیوں میں شامل کرنا، چھاتر کی چھمتاؤں کے انوسار وبھن پرکار کے شیکشنک درشٹیکوم کا اپیوگ کرنا، ویکتیگت لکشیہ نردھارت کرنا، چھاتر چھاتراؤں کے لیے کچھا کے واتاورن کو نشلک بنانا تاکہ وہ اپنی روچی کے ساتھ ادھیگم کا آنند اٹھا سکیں۔ بہو سنویدی شیکشنک اپاگموں کا اپیوگ کرنا، وبھن پرکار کے شیکشنک ادھیگم سامگری کا اپیوگ کرنا جو چھاتروں کے لیے پاٹھیہ چریہ کو پراسنگک بناتی ہے۔ بچے کچھ انیہ سامانیہ ادھیگم کی اکشمتا کو سمبندھت ڈسکیلکولیا گننا، ڈسگرافیا لکھنا، اے ڈی ایچ ڈی، اودھن نیونتم اتی کریاشیل وکاس، ڈسلیکسیا پڑھنا، سالینتا، ساماجک انت:کریا، گتیشیل دوینگتا نمنلکھت میں سے کس چھیتر میں چنوتی پیدا کرتی ہے؟ سمسیا سمادھان کوشل سیکھنا اور ان کا پریوگ کرنا، موکھک سمپریشن سمجھنا، وستوؤں کو استھانانترن سمبندھت وششٹ کریا کلاپوں کا کریانوت کرنا، ایکاگرتا آدھارت کھیلوں میں بھاگ لینا۔ گتیشیل دوینگتا نمنلکھت میں سے کس چھیتر میں چنوتی پیدا کرتی ہے؟ سمسیا سمادھان کوشل سیکھنا اور ان کا پریوگ کرنا۔ وستوؤں کا استھانانترن سے سمبندھت وششٹ کریا کلاپوں کا کریانوت کرنا۔ گتیشیل دوینگی کے تاتپر کسی ویکتی کی پیشی سنکلپ اور یا تنترک تنتر کی پیڑا کے پرینام سوروپ سوئنگ کی گتی اور وستوؤں کے پریورتن سے سمبندھت وششٹ گتیودھیوں کو نشپادت کرنے میں اسمرتھتا سے ہے۔ گتیشیل دوینگتا والے ویکتیوں کو اپنے ایک یا ادھک انگوں کا اپیوگ کرنے میں کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ انہیں چلنے پکڑنے یا وستوؤں کو اٹھانے کی شکتی کی کمی ہو سکتی ہے۔ گتیشیل دوینگتا روگ چوٹ یا ہڈیاں، جوڑوں، مانس پیشیوں، تنتریکاؤں، ریڑھ کی ہڈی اور مستشک کی وکرتی کا پرینام ہو سکتی ہے۔ یہ جنم جات یا ارجت ہو سکتا ہے۔ گتیشیل دوینگتا لوگ اپنی مانس پیشیوں اور ہڈیوں کا اپیوگ کرنے میں سکشم نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ وستو استھانانترن، وستو کو پکڑنے آدی گتیودھیوں کو کرنے میں سکشم نہیں ہوتے ہیں۔
کچھ سامانیہ استھتیوں کی گتیشیل دیگنتا کا کارن بن سکتی ہیں۔ وہ نمن ہیں: نرم اتک پیشی اپوکاس، بیناپن، میلوڈ سمبندھی چوٹ، سر کی چوٹ، انگ وچھید، استھیت بھنگ۔ بچے میں کچھ انیہ سامانیہ ادھگم کی آوشکتا: ڈسکیلکولیا گننا، ڈسگرافیا لیکھن، اے ڈی ایچ ڈی اوتھان نیونتم اتکریاسیل وکاس، ڈسلیکسیا پڑھنا سالینتا، سماجک انترکریا۔ وہ ودیارتھی جنہیں لکھن وکلپ ڈسگرافیا ہے، ان کی ضرورتوں کی پورتی ہیتو ایک ادھیاپک کو کیا کرنا چاہیے ہے؟ کسی دت کاریہ کو پورا کرنے کے آوشک لکھن کی ماترا بڑھا دینی چاہیے۔ لکھن کی انیمتاؤں کے لیے ودیارتھیوں کو آلوچنا کرنی چاہیے۔ ودیارتھیوں کو سیمت سمے میں لکھن کاریہ پورا کرنے کے لیے کہنا چاہیے۔ آکلن کے مؤخر طریقے اپنانا چاہیے۔ وہ ودیارتھیوں جنہیں لکھن وکلپ ڈسگرافیا ہے، ان کی ضرورتوں کی پورتی ہیتو ایک ادھیاپک کو کیا کرنا چاہیے؟ آکلن کے مؤخر طریقے اپنانے چاہیے۔ ادھگم کی اکشمتا: یہ ایک سناہیک وکار ہے جو کسی ویکتی کو کسی کوشل کو سیکھنے اور اس کا پربھاوی ڈھنگ سے اپیوگ کرنے سے روکتا ہے۔ عام طور پر یہ بالیاوستھا میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ کوشل جیسے پڑھنے، لکھنے، بولنے آدی کے ساتھ کٹھنائی کی وشیشتا ہوتی ہے۔ ڈسگرافیا ایک ایسی اکشمتا ہے جس میں چھاتر کو لکھنے سے متعلق کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کٹھن سے لکھ نہیں پاتے ہیں۔ اداہرن: ایک چھاتر او اکشر کے استھان پر ایک سنکھیا 0 لکھتا ہے۔ شکشکوں کو اکشروں سہت سبھی چھاتروں کا سمان کرنا چاہیے۔ جس پرکار کو لکھنے میں سمسیا ہوتی ہے، اس کے لیے ایک چھاتر کی پورتی کا سب سے اچھا طریقہ مৌخک ہے، لیکن انہیں بھی برا نہیں لگتا ہے۔ شکشکوں کو مختلف تکنیکوں کا اپیوگ کرنا چاہیے جو چھاتروں کو اکشروں میں مدد کرتی ہیں۔ ٹی ایل ایم، کھیل ودھی گتی ودھیوں آدی کا اپیوگ کرتے ہوئے اکشم بچے کا ادھین کیا جانا چاہیے۔ لکھن کو بڑھانے میں اکشم چھاتر نراش ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی انہیں لکھ کے دوران ادھک سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ان کے ادھگم پر نکاراتمک پربھاؤ ڈالتا ہے۔ ان اکشم چھاتروں کی آلوچنا کرنا شکشن کا اچھا طریقہ نہیں ہے۔ یہ شکشن کے سندربھ میں اپراسنگک ہے۔ سمے کی پابندی چھاتروں کو نراش کرتی ہے اور یہ چھاتروں کے ادھگم کو بھی نکاراتمک روپ سے پربھاوت کرتی ہے۔ بچے میں کچھ انیہ سامانیہ ادھگم کی اکشمتائیں ہیں۔ اکشمتا سمبندھی: ڈسکیلکولیا گننا، ڈسگرافیا لکھنا، اے ڈی ایچ ڈی
अवधान न्यूनतम अति क्रियाशील विकास डिसलेक्सिया पठन शालीनता समाज अंतःक्रिया प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को सिर्फ अध्यापक से स्वीकृत गतिविधियों को करने के अवसर मिलने चाहिए। सिर्फ तथ्यों को पर्यावरण और आधारित प्रदत्त कार्य देना चाहिए। चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए। सभी कार्य के लिए गहन एवं सतत निरीक्षण करना चाहिए। प्रतिभाशाली और मेधावी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अधिगम परिवेश मिलना चाहिए। प्रतिभाशाली छात्र वे हैं जो समान आयु के अन्य छात्रों की तुलना में बौद्धिक, सृजनात्मक, कलात्मक या नृत्य की गुणवत्ता या विशिष्ट शैक्षणिक विषय जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमताओं का प्रमाण प्रदर्शित करते हैं। प्रतिभाशाली और प्रतिभावान छात्रों की विशेषता इन बच्चों की सोच अपसारी होती है और ये प्रकृति के बारे में बहुत उपयुक्त होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र अवधारणात्मक रूप से चीजों को सीखते हैं। वो अवधारणाओं के मूल को जानना चाहते हैं। प्रतिभाशाली और प्रतिभावान छात्र चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। वे हमेशा चुनौतीपूर्ण अधिगम के परिवेश में व्यस्त रहने के लिए उपयुक्त रहते हैं। वे समस्या को सभी संभावित पहलुओं को सम्मिलित करते हैं। वह पूरी तरह से सक्रिय होते हैं और प्रतिस्पर्धा परिवेश में भाग लेते हैं। प्रतिभाशाली और प्रतिभावान छात्र के लिए शिक्षकों को न केवल अधिगम के अवसर को मंजूरी दी, बल्कि उन्हें चुनौतीपूर्ण वातावरण, प्रतिस्पर्धी परिवेश आदि में संलग्न होने का अवसर भी दिया। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कभी रट कर याद करके नहीं सीखते हैं। उनकी शिक्षा अवधारणाओं पर आधारित होनी चाहिए ताकि उन्हें तथ्यों को याद करने की आवश्यकता न पड़े। विद्यार्थियों को संप्रदायात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? विद्यार्थियों से किसी समस्या को हल करने के विविध तरीकों पूछना, विषय को जटिल से सरल क्रम में लगाना, उप संप्रदायों से संबंध स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना। विद्यार्थियों में संप्रदायात्मक अधिगम हेतु एक अध्यापिका को निम्न में से किसका प्रयोग टालना चाहिए? विषय को जटिल से सरल क्रम में लगाना, अधिगम के अनुभवों के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार यह व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी है। यह वृत्ति
या परिपक्वता के कारण है तो यह अधिगम नहीं है। अधिगम की प्रमुख विशेषता अनुभव है। अभ्यास या अनुभव के अभाव में व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम के योग्य नहीं है। संप्रत्यात्मक अधिगम उस प्रकार का अधिगम है जिसमें शिक्षार्थी समस्या से संबंधित सभी पहलुओं को समाहित करते हैं। वह विश्लेषण, अवलोकन आदि द्वारा समस्याओं के पीछे के तर्क को प्राप्त करते हैं। संप्रत्यात्मक अधिगम की विशेषता यह शिक्षार्थियों के विचार प्रक्रियाओं को भिन्न बनाता है, जिससे छात्र समस्या से संबंधित सभी संभावित सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं के बारे में सोच सकते हैं। यह रटकर सीखने का विरोध करता है। यह शिक्षार्थियों के विश्लेषण और अवलोकन कौशल में सुधार करता है। संप्रत्यात्मक अधिगम का मार्ग सरल से जटिल की ओर होता है। पहले छात्र को सरल अवधारणाओं को सीखना होता है और फिर उन्हें सरल अवधारणाओं के आधार पर जटिल अवधारणाओं को सीखना होता है। संप्रत्यात्मक शिक्षार्थी हमेशा अपसारी रूप से सोचते हैं। वे समस्या को हल करने के सभी संभावित तरीकों को शामिल करते हैं। एक शिक्षक को हमेशा छात्रों के बीच संप्रत्यात्मक अधिगम का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। संप्रत्यात्मक के निर्माण के कुछ तरीके निम्न हैं। छात्रों को समस्या से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कहना। छात्रों के पूर्व ज्ञान और संप्रत्यात्मक के बीच अंतर संबंध स्थापित करना। गतिविधियों, सेमिनारों और यात्राओं का आयोजन करना ताकि छात्र सामाजिक रूप से सक्रिय हो सके जो उन्हें संप्रत्यात्मक रूप से सोचने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में अधिसंज्ञान कौशलों को बढ़ावा देने में मददगार होगा? दिए गए प्रश्न को सुलझाने के लिए आपने क्या पैमाना अपनाएं? एक पारिस्थितिक तंत्र के विविध घटक क्या हैं? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? एक मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों को अधिसंज्ञान कौशल को बढ़ावा देने में मददगार होगा? दिए गए प्रश्न को सुलझाने के लिए आपने क्या सोपान अपनाए? संज्ञानात्मक सूचना का मानसिक प्रसंस्करण है जो मानव मन का कार्य है, जो धारणाओं को संकल्पनाओं में विकसित करने की अनुमति देता है। जब हम अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्य या नियंत्रण रखते हैं, उन्हें अधिसंज्ञान कहा जाता है। अधिसंज्ञान रणनीतियों में आत्म सुधार शामिल है, क्योंकि यह छात्रों को उनकी अधिगम की विधि को समझने में मदद करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ छात्रों के लिए उनके चिंतन के बारे में सोचने के लिए
تیار کی گئی پرکریا ہے۔ دیے گئے پرشن میں ایک شکشک نے چھاتروں سے ان کے وچاروں کے بارے میں پوچھا یا یہ پوچھا کہ سمسیا کی اور اس کے کیا قدم اٹھانے چاہیے، جو درشاتا ہے کہ شکشک سمسیا کے چرنوں کو سمجھنے کے لیے چھاتروں کے وچاروں کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ادھیسنجھان کوشل کی وشیشتا ادھیسنجھان چھاتروں کے وچاروں کو اپساری بنانا ہے اور انہیں اپنی سنگ کی کرتاؤں پر نینترن دیتا ہے۔ ایک شکشک کو وبھن گتی ودھیوں، پریوگوں اور ویوہارک پردرشن کے مادھیم سے چھاتروں کے ادھیسنجھان کے وکاس کو بڑھاوا دینا چاہیے اور ادھگم کے لیے لکشیہ نردھارت کرنے لکشیہ کو پراپت کرنے کی سفلتا کا انومان لگانے اور لکشیہ کو پورا کرنے کے لیے ویکلپک رننیتیوں کا چین کرنے کی چھاتر کی چھمتا سے سبندھت ہے۔ یہ جانکاری کو گاتا اور سنسادن کے روپ میں سنگھ کے بارے میں ویکتی کی جاگروکتا سے سبندھت ہے۔ یہ پرکریا اور ادھگم تک پہنچنے کے طریقے کے روپ میں ادھیسنجھان چھمتائیں ہیں۔ ادھیسنجھان رننیتیوں نے شکشکوں کو پرتیبمبت کرنے کے لیے مورت کاروں اور وچاروں پرکریاؤں کو پردان کیا ہے۔ یدی کوئی چھاتر اپنی چنتن ودھی کے بارے میں سوچنے میں سکشم ہے تو یہ ان کے ادھگم کے لیے بہت ادھک لابھدایک ہے۔ وہ اپنے وچاروں کو بدل کر اپنے ادھگم میں سدھار کر سکتے ہیں۔ ودیارتھی میں ارتھ پورن ادھگم کو سسادھ کرنے میں نمن میں سے کون سا سہایک ہے؟ کھوج ادھگم اور گیان کے نرمان کے لیے ایک پریرک واتاورن، ودیارتھیوں میں یاد کرنے کے کوشل پر انیہ کیندریکرن، ودیارتھیوں میں پرتیسپردھا کی ابھیورتی پیدا کرنا، ایسا شکشا شاستر اپنانا جو بہت روپ سے ادھیاپک کیندر ہو۔ ودیارتھیوں میں ارتھ پورن ادھگم کو سسادھ کرنے میں نمن میں سے کون سا سہایک ہے؟ کھوج ادھگم اور گیان کے نرمان کے لیے ایک پریرک واتاورن، کھوج ادھگم اور گیان کے نرمان کے لیے ایک پریرک واتاورن۔ ارتھ پورن ادھگم ارتھ پورن ادھگم کا پرینام تب ہوتا ہے جب کوئی ویکتی سچیت روپ سے اور اسپشٹ روپ سے نئے گیان کو ان پراسنگک اودھارناؤں سے جوڑتا ہے جو ان کے پاس پہلے سے ہیں، اور ارتھ پورن ادھگم ہوتا ہے تو یہ ہماری سمپورن سنجناتمک سنرچنا کے بھیتر پریورتنوں کی ایک شرنکھلا اتپن کرتا ہے، موجودہ اودھارناؤں کو سنشودھت کرتا ہے اور اودھارناؤں کے بیچ نئے سمبندھ بناتا ہے۔ ارتھ پورن ادھگم کی وشیشتا: ارتھ پورن ادھگم تبھی سمبھو ہے جب شکشارتھی نئے گیان کو ان پراسنگک اودھارنا سے جوڑنے کا جان بوجھ کر پریاس کرے جسے وہ پہلے سے جانتے ہیں۔ یہ شکشارتھیوں کی بھاگیداری
بھاگیداری کے کارن سیکھی گئی باتوں کو لاگو کرنے کی شکشارتھی کی چھمتا پر بل دیتا ہے۔ یہ ویکتیگت انوبھووں سے سنجیان سنرچناؤں کا سکریہ نرمان ہے۔ ارتھ پورن ادھگم سمبھو ہے جب ادھگم کے وچار اپساری ہوتے ہیں اور وہ گیان ارتھات کھوج ادھگم کو ایکترت کرنے میں سکچم ہوتے ہیں۔ اتح ارتھ پورن ادھگم کبھی بھی رٹنے یاد رکھنے کو بڑھاوا نہیں دیتا ہے۔ یہ ہمیشہ ادھارناؤں پر ترک پر آدھارت ہوتا ہے۔ شکشک دوارا پرتیسپردھا پریویش بنا کر یہ شکشارتھیوں کا نکاراتمک پربھاؤ ڈالتا ہے، کیونکہ کچھا میں سبھی چھاتر ان کے پردرشن اور سنجیان کے انوسار سمان نہیں ہوتے ہیں۔ ارتھ پورن ادھگم کا واتاورن ہمیشہ شکشک کیندرت نہ ہوکر بال کیندرت ہوتا ہے، کیونکہ یہ ودیارتھیوں کی آوشکتاؤں اور یوگتاؤں پر کیندرت ہے۔ ایک پربھاوی شکشک اویبھیدت انودیش اور مانکیکرت آکلن پر بل دیتا ہے۔ اپنے ودیارتھیوں کی بھاوناتمک آوشکتاؤں کا دھیان رکھتا ہے، غلط اتر کے لیے ودیارتھیوں کو دنڈت کرتا ہے، گیان کے جو کہتوں پنرتھان پر بل دیتا ہے۔ ایک پربھاوی شکشک اپنے ودیارتھیوں کی بھاوناتمک آوشکتاؤں کا دھیان رکھتا ہے، اپنے ودیارتھیوں کی آوشکتاؤں کا دھیان رکھتا ہے۔ پربھاوی شکشا ایک پربھاوی شکشک وہ ہوتا ہے جو شیکشنک چھیتر میں صرف ایک وشیشज्ञ سے زیادہ ہوتا ہے۔ پربھاوی شکشک تب ہوتا ہے جب ایک شکشک وبھن پرکار کے ادھگم کے انوبھو پردان کر کے چھاتروں کو ادھگم میں سکریہ روپ سے سنلگن رکھنے میں سفل ہوتا ہے۔ ایک پربھاوی شکشا کی وشیشتائیں یہ ایک ساتھ استھان ہے جہاں چھاتروں اور شکشکوں کے بیچ ایک جیونت اور سوستھ انتہ-کریا ہوتی ہے۔ ادھگم پستک سے پرے جانا چاہیے اور جگیاسا اور اتسکتا کو جاگرت کرنے پر کیندرت ہونا چاہیے۔ ایک پربھاوی شکشک کو ان بات پر دھیان دینا چاہیے کہ چھاتروں نے کسی وشیش وشے کو کتنی اچھی طرح سے سمجھا ہے اور انہیں اسے سیکھنے کے لیے پریرت کیا جانا چاہیے۔ ایک پربھاوی ککشا وہ ہوتی ہے جہاں شکشک ایک سوتردھار اور ایک آدرش ہوتا ہے، نہ کہ کیول ایک پرشکشک ہوتا ہے۔ شکشک چھاتروں کے ادھگم کے لیے پریرت کرنے اور اودھارناؤں کو دینک جیون سے جوڑنے کے لیے واستوک جیون کے اداہرن پردان کر سکتے ہیں۔ شکشک کو چھاتروں کی آوشکتاؤں، بھاوناؤں اور چھمتاؤں کو مہتو دینا چاہیے۔
शिक्षक को उन गलतियों और त्रुटियों के लिए दंडित करने का बजाय अवधारणाएं प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। प्रभावी शिक्षक उन अनुभवों के आधार पर छात्र को नए ज्ञान का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। प्रभावी शिक्षक की कक्षा में शिक्षण लचीला होना चाहिए। यह एक निर्देशित आधारित शिक्षण नहीं है। माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है? विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी एक ही विविध को प्रोत्साहित करना। किसी भी समस्या का समाधान के लिए चरण दर चरण निर्देश देना। सामूहिक कार्य और सहपाठियों के सहयोग को हतोत्साहित करना। माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है? वांछनीय तरीका कौन सा है? विद्यार्थी को समस्या समाधान के लिए बहुविध तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। माध्यमिक विद्यालय वे विद्यालय हैं जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के होते हैं। पाँचवीं कक्षा के पास हुए छात्र छठी कक्षा में माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। माध्यमिक विद्यालय में छात्र उत्तर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में विकास के चरण में होते हैं। माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एक माध्यमिक कक्षा के शिक्षक छात्रों का पढ़ने का मन बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अवधारणाओं को अर्जित करने के लिए यह सबसे अच्छी आयु है। एक शिक्षक को छात्रों को पढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे वो समस्याओं के पीछे की अवधारणाओं को आसानी से प्राप्त कर सके। छात्रों का शिक्षण छात्रों की उनकी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे उनकी रुचि, उनकी क्षमताओं, भावनाओं आदि पर आधारित होना चाहिए। माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए एक ही विधि का उपयोग करना शिक्षक का एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि सभी छात्रों की क्षमताओं और योग्यताएं अलग अलग होती हैं और कई विधियों का उपयोग करने से छात्रों को अवधारणाओं को आसानी से प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। निर्देश आधारित शिक्षण या चरण दर चरण शिक्षण छात्र का नकारात्मक प्रभाव डालता है। शिक्षण की यह विधि छात्रों को रटकर सीखने की ओर ले जाती है। छात्रों को विभिन्न गतिविधियों, प्रयोगों, समूहों, चर्चा आदि में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी अवधारणाओं का अच्छी तरह से निर्माण कर सकें। उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा, अधिगम, परिहार। उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक अतिरिक्त प्रेरणा देंगे। अधिगम उन्मुखी लक्ष्य विद्यार्थियों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। अधिगम अभिप्रेरणा शब्द लैटिन शब्द मूवर से लिया गया है, जिसका अर्थ है चलना। मनुष्य और अन्य जीवों के व्यवहार को
निर्देशित اور सक्रिय کرنے والے کارک ہیں۔ ابھیپریرنا ایک شکشارتھی کو ایک وششٹ لکشیہ کو پراپت کرنے کے لیے ایک وششٹ دشا میں کاریہ کرنے کے لیے پروتساہت کرتی ہے۔ یہ لکشیہ کو پراپت کرنے کے لیے چھاتر کے دھیان کو کیندرت کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ابھیپریرنا دو پرکار کی ہوتی ہے جو اس پرکار ہے: باہیہ ابھیپریرنا، آنترک ابھیپریرنا۔ آنترک ابھیپریرنا کی وبھن وشیشتائیں ہیں۔ آنترک ابھیپریرنا ایک آنترک پریرنا ہے جو کسی ویکتی کو کسی گتی ودھی کو آگے بڑھانے کے لیے پریرت کرتی ہے، نہ کہ باہری پرسکار کے لیے پریرت کرتی ہے۔ چھاتر لمبے سمے تک آنترک روپ سے ابھیپریرت ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے ادھیگم میں لگاتار اپنے لکشیہ کو پراپت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آنترک روپ سے پریرت ویکتی کسی سمسیا کا سمادھان پر کاریہ کرے گا، کیونکہ سمادھان کھوجنے کی چنوتی آنند کی بھاونا پردان کرتی ہے۔ آنترک ابھیپریرنا۔ آنترک ابھیپریرنا کو ابھیپریرنا کے روپ میں پریبھاشت کیا جا سکتا ہے جو ایک ویکتی کے بھیتر سے آتی ہے، اور ان میں چنوتی، آنند، نپنتا اور سوستھتا کے تتو شامل ہوتے ہیں۔ اداہرن: کوئی ایسی گتی ودھی ہو سکتی ہے جسے کرنے میں ویکتی کو آنند آتا ہے۔ باہیہ ابھیپریرنا ایک پرینام پراپت کرنے کے لیے ایک گتی ودھی کے پردرشن کو سندربھت کرتی ہے اور ویکتی کے باہر سے آتی ہے۔ اداہرن: ماتا پتا، شکشکوں، سماج، سہکرمی سموہ آدی دوارا ابھیپریرنا پردرشن انمکھی اور پرتیسپردھا انمکھی لکشیہ چھاتروں کو آنترک روپ سے پریرت نہیں رکھیں گے، کیونکہ پردرشن ہمیشہ سمان نہیں ہوتا ہے اور وبھن پرستھتیوں میں پرتیسپردھا کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ بھرانتیاں: ودیارتھیوں میں پیدا ہونا اسامان ہے۔ ادھیگم پرکریا کا سامانیہ بھاگ ہے۔ پوری طرح اتارکک اور نرادھار ہے۔ وشیشن ادھیگم پرکریا کے لیے بادھک ہے۔ بھرانتیاں: ادھیگم پرکریا کا سامانیہ بھاگ ہے۔ بھرانتیاں ایک غلط وچار کو سندربھت کرتی ہیں جو پہلے سے آتمسات اور نئے سمایوجت گیان میں اسنتولن ہونے کے کارن ہوتا ہے۔ ودیارتھیوں کے جیون میں بھرانتیاں شکشا ادھیگم کی پرکریا میں مہتوپورن بھومکا نبھاتی ہیں۔ وہ چھاتروں کے چنتن میں انتردرشٹی دونوں کے لیے ادھیگم کی پرکریا کے لیے آوشک ہے۔ چھاتر کے جیون میں بھرانتیاں نمن سے سمبدھ ہو سکتی ہیں: یہ شکشک ادھیگم کی پرکریا میں ایک مہتوپورن چرن ہے۔ یہ شکشک کو شکشارتھیوں کی ادھیگم کی شیلیوں کے بارے میں جاگروک ہونے اور ان کی آوشکتاؤں کے انوسار انہیں پورا کرنے میں مدد کرتی ہے۔
अधिगम की प्रक्रिया बच्चे में बहुत सामान्य है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक विचार प्रक्रिया है और कोई भी दो मस्तिष्क एक जैसा नहीं सोच सकते हैं। शिक्षकों के बीच भ्रांतियाँ एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह छात्रों के अधिगम के तरीके को आकार दे सकती हैं। यह शिक्षक को शिक्षार्थियों की अधिगम की शैलियों के बारे में जागरूक होने उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें पूरा करने में मदद करता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भ्रांतियाँ अधिगम की प्रक्रिया का सामान्य भाग है। भ्रांतियाँ आधारहीन हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वे अतार्किक हों। वे कुछ तर्कों के साथ व्यवहार कर सकती हैं, जिसका शिक्षार्थियों द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है। भ्रांतियाँ अधिगम की प्रक्रिया का भाग है। यह विचार प्रक्रिया और अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकती हैं, और यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बाधा नहीं है। कथन ए विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना के कारण खोजने चाहते हैं, और उनकी कारक व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है। कथन विद्यार्थियों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं को कारणों का अंदाजा लगाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। सही बच्चे अपने आसपास दिखी हर घटना के कारण खोजना चाहते हैं, और उनके कारण व्याख्या उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण की ओर ले जाती है। ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का प्रयोग दूसरों के व्यवहार को देख कर नए कौशल प्राप्त करने में भी किया जाता है। यह दैनिक जीवन का एक भाग है। प्रेक्षणात्मक अधिगम किसी के वातावरण में एक उपयुक्त मॉडल के अस्तित्व पर निर्भर करता है। शिक्षार्थी इसके द्वारा निम्न सीख सकते हैं: परिवेश, परिदृश्यों और घटनाओं का निरीक्षण करना और उनसे सीखना कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। छात्र स्थिति का अवलोकन और विश्लेषण करके समस्या का संबंध में स्वयं सिद्धांत बना सकते हैं। शिक्षकों को छात्रों के विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने और दूसरों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने विचारों को व्यक्त करना, स्थिति की आकस्मिक व्याख्या करना छात्रों को अपने अवलोकन में सुधार करने में मदद करता है। स्थिति का अवलोकन करते हुए शिक्षार्थियों के विचार प्रतिक्रिया स्थिति को सभी संभावित पहलुओं पर विचार करने के लिए भिन्न हो जाती है। शिक्षार्थी पाठ्य पुस्तकों या व्याख्यानों के बजाय अपने परिवेश और अनुभवों के अधीन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण को छात्रों की रुचि के अनुसार बनाना
پر دھیان دینا چاہیے۔ اس لیے اپروکت سبھی اسپشٹیکرن سے ہم یہ نشکرش نکال سکتے ہیں کہ وکلپ ایک صحیح اتر ہے۔ کتھن اے شکشک کو نئے سمپردایہ اودھارناؤں کو بچے کے پورو انوبھووں سے جوڑنے کا پریاس کرنا چاہیے۔ ترک اور ادھیگم ایک سطت پرکریا ہے جو ودیالیہ کے باہر بھی ہوتا ہے۔ کتھن ایک شکشک کو نئے سمپردایہ اودھارناؤں کو بچوں کے پورو انوبھووں سے جوڑنے کا پریاس کرنا چاہیے۔ ادھیگم ایک سطت پرکریا ہے جو ودیالیہ کے باہر بھی ہوتی ہے۔ اے اور آر دونوں صحیح ہیں اور اے آر ایک کی صحیح ویاکھیا ہے۔ ادھیگم جیون پریانت چلنے والی ایک سطت پرکریا ہے جو وراثت میں نہیں ملی ہے لیکن بھوتک، سماجک اور سانسکرتک واتاورن سے پراپت سطت انتہ کریا اور ادیپن پردان کر کے جنم سے ہی شروع ہو سکتی ہے اور یہ انت تک نہیں رکتی ہے۔ ادھیگم تب سارتھک مانا جاتا ہے جب یہ ادیش پورن لکشیہ نردیشت پرگتی شیل ہو اور کسی کی ویوہار میں استھتی پریورتن لاتا ہو۔ ایک شکشک ادھیگم میں نمن دوارا سنشودھن کر سکتا ہے۔ شکشارتھیوں کی آوشکتاؤں، چھمتاؤں، یوگتاؤں کے انوسار ککشا کا واتاورن بنانا شکشن نردیشت آدھارت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وبھن گتیوادھیوں، پریوگوں، سموہ چرچاؤں دوارا کیا جانا چاہیے۔ اس لیے شکشارتھی اپنے ادھیگم کا آنند لے سکتے ہیں۔ ادھیگم کا سدھار کیا جا سکتا ہے جب شکشک نئی اودھارناؤں کو چھاتروں کے پورو گیان انوبھووں سے جوڑنا شروع کر دیتا ہے جس سے چھاتر کو نئی اودھارناؤں کا درک پراپت کرنے میں مدد ملتی ہے۔ چھاتروں کے لیے ٹی ایل ایم کا اپیوگ کر کے سیکھنا ادھک روچکر ہے۔ ادھیگم واستوک وشوں اور چھاتروں کے پریویش سے سمبندھت ہونا چاہیے جو چھاتروں کو نئی اودھارناؤں سے پریچت کراتے ہیں۔ ادھیگم وبھن سروتوں دوارا کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے آس پاس کے لوگوں، پڑوسیوں، میڈیا، سماچار پتروں آدی دوارا کیا جائے گا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادھیگم ایک جیون پریانت پرکریا ہے اور سطت پرکریا ہے جو ودیالیہ کے باہر بھی ہوتی ہے۔ کسی دیے گئے وشے پر گیان اور سمبندھوں کو ویوستھت اور پرستت کرنے کا چتراتمک اپکرن کیا کہلاتا ہے؟ انوروکتا کلن ودھی، سمپردایہ اودھارنا مانچتر، شابدک ابھیویکتی۔ کسی دیے گئے وشے پر گیان اور سمبندھ کو ویوستھت اور پرستت کرنے کا چتراتمک اپکرن کیا کہلاتا ہے؟ سمپردایہ اودھارنا مانچتر۔ سمپردایہ اودھارنا مانچتر ادھیگم کے انوبھو کے کارن ویوہار میں اپیکشاکرت استھائی پریورتن کے روپ میں پریبھاشت کیا جا
सकता है। इस प्रकार यदि व्यवहार में परिवर्तन अस्थायी है या वृत्तीय या परिपक्वता के कारण है तो यह अधिगम नहीं है। अधिगम की प्रमुख विशेषता अनुभव के अभाव या अनुभव के अभाव के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम के योग्य नहीं है। शिक्षा से नहीं है। एक शिक्षक अधिगम को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए विभिन्न विधियों और तकनीकों का उपयोग करता है और अवधारणा मानचित्र ऐसी एक विधि है। अवधारणा मानचित्र में एक अवधारणा के विभिन्न उप विषयों के सार्थक अर्जन को स्पष्ट करने के लिए चित्रमय और आरेखीय प्रतिनिधित्व शामिल है। यह शिक्षार्थी को विषय अवधारणा की रूपरेखा तैयार करने या अवधारणा को संक्षेप में समझने या किसी विषय की किन्हीं दो अवधारणाओं को संक्षेप से जोड़ने में मदद करता है। यह एक विषय वस्तु के तहत अवधारणाओं के बीच अंतर संबंधों को दर्शाता है, जो शिक्षार्थी को उनके ज्ञान में अंतराल की पहचान करने में मदद करता है। अवधारणाओं की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक होती है, या कह सकते हैं कि अवधारणाओं की व्यवस्था सामान्य अवधारणा से जटिल तक होती है। अवधारणा मानचित्र पूर्व ज्ञान के साथ नई अवधारणाओं को साझा है। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और संबंधों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के चित्रात्मक उपकरण को अवधारणा मानचित्र कहा जाता है। अनुरूपता साधकता का अनुरूपण यह कहना कि किसी प्रकार के व्याख्यात्मक बिंदु बनाने के लिए कुछ अन्य के समान है। उदाहरण चाप चीनी की तरह मीठे हैं। कलन विधि किसी समस्या को हल करने के लिए निर्देशों का एक समूह है। उदाहरण कोक को बनाने की विधि शाब्दिक अभिव्यक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में विभिन्न मनोवैज्ञानिक घटनाओं को मौखिक रूप से बनाया जाता है।